हमने काफ़ी ज़्यादा वीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। कुछ जो वीज़े थे वो VFS ग्लोबल की वेबसाइट से अप्लाई होते थे, कुछ वीज़े जो थे वो डायरेक्टली एम्बेसी से अप्लाई करते हैं, कुछ वीज़े जो है वो अनातोलिया ऑफिस का जैसे तुर्की का वीज़ा, इस तरह डिफरेंट वे है। लेकिन फ्रांस का वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो डिफरेंट वे से अप्लाई होता है। मतलब यूरोप के जितने भी वीज़ाज हैं वो सारे ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, ई वीज़ा। लेकिन फ्रांस का जो वीज़ा है इनके लिए इन्होंने AEG ऑफिस कायम किए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर 5 AEG ऑफिस है। जो मेरी वीडियोस इंडियन देख रहे हैं या बांग्लादेश देख रहे हैं या यूनाइटेड अरब अमारात सऊदी अरबिया में देख रहे हैं, किसी भी और कंट्री में देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली वो गूगल से सर्च कर सकते हैं AEG ऑफिस फॉर फ्रांस वीज़ा, कुछ भी इस तरह का कीवर्ड लिख के, तो उनको फौरी तौर पे उनके अपने कंट्री की लोकेशन ऑफिस की आ जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर 5 सिटीज में इनके ऑफिस हैं AEG के ऑफिस, जो कि असल में AEG एक कंपनी है जो कि फ्रांस वालों ने इनको अथॉरिटी दी हुई है कि ये फ्रांस वीज़ा के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट दे सकते हैं इनको। पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और सियालकोट, ये 5 सिटीज है जिनके अंदर AEG के ऑफिस हैं। फर्दर मैं आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे इनके एड्रेस भी दे देता हूँ। आपको फर्दर आपने और मालूमात लेनी हो तो आप वेबसाइट पे चले जाइएगा aeg.com.p के वेबसाइट पे। वहां पे आपको पाकिस्तान के अंदर AEG कंपनी के जहां भी ऑफिस है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मुकम्मल मालूमात तफसील के साथ आपके सामने आ जाएगी। दूसरा, फ्रांस का तो हर एक को पता है, कौन नहीं जानता इसको, क्योंकि पेरिस इसका बहुत ही फेमस सिटी है। स्टाइलिश के हिसाब से, फैशन के हिसाब से खुशबुओं का शहर भी कहलाया जाता है। एफल टावर भी यहाँ पे है। यूरो करेंसी यहाँ पे चलती है जो पाकिस्तानी 240 रुपए के इक्वल है। पॉपुलेशन इसकी देखी जाए तो 67.81 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। फ्रांस के अंदर जो टोटल बेसिक सैलरी है वो पर आवर के हिसाब से दी जाती है, $11 पर आवर के हिसाब से। मेरे ख्याल से ये कम सैलरी है वैसे, सॉरी मैंने डॉलर बोल दिया, यूरो होगा। यहाँ पे गलती से अगर मैं डॉलर बोल दूं तो आपने यूरो ही कंसीडर करना है। 11 यूरो पर आवर के हिसाब से सैलरी है। वैसे और बहुत सारे कंट्री हैं जैसे जर्मनी, इटली हो गया, यहाँ पे 20 से 25 यूरो पर आवर के हिसाब से सैलरी दी जाती है। फ्रांस के जो हमसाया ममालिक हैं उसमें इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्पेन जैसे बड़े ममालिक शामिल हैं। अगर आप फ्रांस में चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में जाने के रास्ते खुल जाते हैं। आप बड़े से बड़े कंट्री में आसानी से चले जाते हैं। वैसे तो आपको मालूम होगा कि ये शेंगन कंट्री है। आप इसका वीज़ा हासिल करने के बाद दुनिया के ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रांस का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो शेंगन के जो 28 ममालिक हैं उनमें कोई बॉर्डर नहीं लगता, कोई और दूसरे कंट्री में जाने का वीज़ा आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वीज़ा इसका इतना सस्ता है कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि फ्रांस का जो वीज़ा है ये इसकी अपॉइंटमेंट ओपन ही रहती हैं। बाकी जो कंट्रीज हैं अक्सर ये होता है कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो अक्सर ही बंद होती हैं और साल में वो 1-1.5 माह बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट ओपन करते हैं। लेकिन फ्रांस की अपॉइंटमेंट ऑलवेज ओपन ही रहती है। लेकिन एक थोड़ा सा मसला आपको दरपेश आएगा कि आपको अपॉइंटमेंट ओपन होती है, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है, लेकिन 2 से 3 माह लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूं जनवरी 2023 में, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी मार्च या अप्रैल 2023 की। मतलब इतना आपको डिले करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका प्लान बनता है फ्रांस जाने का तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप प्लान बनाने से, मतलब जब आपका माइंड है कि मैंने इस महीने की इस तारीख को फ्लाई करना है, तो आप कोशिश करें उससे कोई 3 माह पहले आप अप्लाई करना शुरू कर दें, ताकि आपका स्पेसिफिक जो डेट, जो आपका माइंडसेट है, जिस तारीख को आपने फ्लाई करना है उससे पहले आपका वीज़ा लग जाए। जहां तक फीस की बात है, मैंने तकरीबन अपनी सारी वीडियोस में बताया हुआ है, अभी बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स या नए जो रिस्पेक्टेड व्यूवर्स हैं उनकी खिदमत में मैं बताता चलूं कि पूरे शेंगन कंट्री का जो विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जिसको बोलते हैं, उसकी फ़ी जो है वो 80 यूरो है। हम ये कह सकते हैं कि पूरे यूरोप की जहां भी हमने टूरिस्ट वीज़े के लिए जाना उसकी 80 यूरो फ़ी है। हाँ, अलबत्ता मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि सर ये फलां बंदा, इसने तो 150 यूरो का वीज़ा हासिल किया, टूरिस्ट वीज़ा, इसने तो 200 यूरो का हासिल किया। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो स्टैंडर्ड बेसिक फ़ी है ना वो 80 यूरो है और उसमें आपको वीज़ा लगने में टाइम लगता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको 2 माह में वीज़ा मिलता है 80 यूरो का, अगर आप 1 माह में वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं तो फिर आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी 150। अगर आपको 20 दिन में वीज़ा चाहिए फिर आपको 200 यूरो पे करना पड़ेगा। अगर आपको 10 दिन में वीज़ा चाहिए, अर्जेंट वीज़ा, ये कैटेगरीज होती हैं सारी, तो ये कैटेगरी वाइज वेरी करती है फ़ी।
दूसरा यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूं कि अगर कोई बच्चा जा रहा है और बच्चे की एज जो 6 ईयर से लेकर 12 ईयर्स तक है, तो फिर ये 80 यूरो की बजाय फी हो जाती है 50% कम हो जाती है, 40 यूरो रह जाती है, क्योंकि अडल्ट यूथ और अडल्ट की जो फी है वो मैंने आपको 80 यूरो बताई है। 6 to 12 ईयर्स का जो किड है उसकी फी होगी 40 यूरो। और मजे की बात है कि अगर बच्चे की एज 6 साल या इससे कम है तो उसका फ्री यूरोप का वीजा लगता है। हाँ, अलबत्ता जहां तक मैं आपको बताता चलूं कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स जो वीज़ा फर्ज करें टूरिस्ट वीज़े के लिए ही स्टूडेंट जाना चाह रहा है, तो उसको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, उसके अंदर उसको यूनिवर्सिटी की जो फी वगैरह पे की हुई उसका प्रूफ देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी लेटर देना पड़ेगा। इस तरह उससे कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से सबूत प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद उसको एफिडेविट जो देना पड़ेगा उसके पेरेंट्स की तरफ से कि हम इसके पेरेंट्स हैं, हम इसका खर्चा, इसका एक्सपेंस खुद बियर करेंगे, कि हम इसके पेरेंट्स हैं, हम इसका एक्सपेंस खुद बियर करेंगे। एफिडेविट उनको देना पड़ेगा और साथ साथ उनका पासपोर्ट भी सबमिट करवाना पड़ेगा। बाकी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की तफसील बताता चलूं कि पासपोर्ट चाहिए होगा, 6 माह के लिए वैलिड होना चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वहां से जॉब लेटर, ऑफर लेटर जो जॉब होता है वो, और 3 से 6 माह की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा एनओसी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये जब टूर वीजे पे जाएगा वहां पे तो इनकी छुट्टियां हम अप्रूव करते हैं। अगर आप बिजनेस अपना कर रहे हैं तो फिर आपको चैम्बर का कार रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा डेफिनेटली एनटीएन नंबर होता है बिजनेसमैन का, नेशनल टैक्स नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा और कम से कम 2 साल के टैक्स रिटर्नों का प्रूफ देना पड़ेगा, साल लेटर एड देना पड़ेगा, विजिटिंग कार्ड देना पड़ेगा। इसके अलावा कवरिंग लेटर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट होता है, कवरिंग लेटर आपको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रैवल प्लान आपको देना पड़ेगा। ट्रैवल प्लान में एक चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ट्रैवल प्लान में आपको डेट टू डेट बताना होता है ना कि हमने इस तारीख को ये सिटी विजिट करना है, इस तारीख को ये सिटी विजिट करना है, तो आपने उस हिसाब से देखना है कि अगर आपका वीजा ऑलमोस्ट आइडिया आपने लगाना, अगर 3 माह बाद आपको वीजा मिलता है तो आपने उसके बाद की तारीख मेंशन करनी होती है ट्रैवल प्लान के अंदर। अलबत्ता सम टाइम ऐसा भी देखने को, काफ़ी केसेस ऐसे देखने को मिले हैं कि जिसमें ट्रैवल प्लान जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो फिर एम्बेसी की तरफ से दोबारा मेल की जाती है अप्लाई करने वाले को कि आपका ट्रैवल प्लान एक्सपायर हो चुका है, हमें नया ट्रैवल प्लान बना के दोबारा सेंड करें। तो जब वो दोबारा ट्रैवल प्लान सेंड करता है तो फिर उनका वीज़ा 2 से 3 माह की बजाय 2 से 3 दिन के अंदर ही लग के आ जाता है। इसी तरह ही जो कवरिंग लेटर है उसमें आपने अपनी प्रोफाइल टोटल मेंशन करनी है, अपना नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका बिजनेस, जॉब, ये ईच एंड एवरीथिंग आपने प्रोवाइड करनी है। और उसमें भी सम पार्ट ऑफ ट्रैवल इंक्लूडिंग होता है कि आपने कहाँ पे ट्रैवल करना है, ETC वगैरह जो भी आप बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि ट्रैवल इंश्योरेंस भी होती है, लेकिन वो आप जिस भी ट्रैवल एजेंसी को मिलेंगे, जिसके थ्रू भी आप जाएंगे, अगर किसी के थ्रू नहीं भी जा रहे, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको 4000 से 6000 के अंदर अंदर वो $30,000 की करके दे देते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। इसके अलावा होटल रिजर्वेशन आपकी होनी चाहिए, डिमी आप करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेबसाइट हैं ऑनलाइन जहां से आप होटल की रिजर्वेशन करवा सकते हैं। मैं अभी वेबसाइट्स के नाम नहीं बता सकता वरना आप लोग समझेंगे या गवर्नमेंट समझ सकती है कि शायद मैं प्रमोशन कर रहा हूं। इसी तरह आपको फ्लाइट बुकिंग रिजर्वेशन करवा के वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता जा रहा है, उसकी वजह यह है कि कोरोना दोबारा से फिर सर उठा रहा है। पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, NOC होना चाहिए। आपका ID कार्ड कोशिश करें कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, पाकिस्तानी ID कार्ड या आपके होम कंट्री इंडिया से हैं या यूनाइटेड अरब अमारात से हैं, ID कार्ड होना चाहिए। एक चीज़ मैं बताता चलूँ यहाँ पे, जो दोस्त इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी इन कंट्री में रहते थे और यहाँ से कहीं और माइग्रेट कर गए, फॉर एग्जांपल वो एशिया में किसी और कंट्री में चले गए, वहाँ से आप फ्रांस जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिस कंट्री में रह रहे हैं होम कंट्री का भी चाहिए होगा और जहाँ पे करंटली वो मौजूद हैं वहाँ का भी चाहिए होगा। मतलब उनको ये मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम जिस कंट्री के रहायशी है वहाँ भी हमारा कैरेक्टर बिल्कुल ठीक था और जहाँ पे अभी हम जाके काम कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमारा कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है। कहने का मकसद है कि डेफिनेटली जब आप अप्लाई करते हैं आपके पास ऑप्शन आती है कि आपकी नेशनैलिटी कहाँ की है और अभी कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ तक बैंक स्टेटमेंट की बात है, काफ़ी दोस्तों ने मुझे ईमेल करके क्वेश्चन पूछा है कि बैंक स्टेटमेंट हम जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 बैंक अकाउंट है या 3 बैंक अकाउंट्स हैं तो वो पूछते हैं कि सर हम बिजनेस की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दें या अपनी जो पर्सनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करें। तो देखिए
ये एक प्लस पॉइंट होता है कि आप जितनी अपनी अमाउंट, जितनी वेल्थ शो करवाएंगे, जितना आप खुद को स्ट्रॉन्ग शो करवाएंगे, उतना आपका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जितनी भी आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स है सारी प्रोवाइड आप किया करें। वैसे तो 8 से 10 लाख बैंक स्टेटमेंट फ्रांस मांगता है, लेकिन आपके पास जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर है। और जो कुछ एजेंट हजरात या कुछ लोग क्या करते हैं कि वो क्लोजिंग बैलेंस 8 से 10 लाख होना चाहिए, तो वो एक ही बार में क्लोजिंग बैलेंस 8 से 10 लाख बैंक में रखते हैं, साथ ही स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं। तो वो स्टेटमेंट फेक होती है। आपको प्रॉपर 6 माह के अंदर ट्रांजैक्शनें करनी चाहिए। हर माह में आपको 4 से 5 ट्रांजैक्शन करनी चाहिए और एट द एंड 6 मंथ के अंदर आपकी 8 से 10 लाख की स्टेटमेंट हो और इसमें क्लोजिंग बैलेंस आपका भी 8 से 10 लाख होना चाहिए। इससे जितना मर्जी बढ़ जाए वो आपका प्लस पॉइंट है, कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जितने भी एसेट्स हैं, देखिए मैं क्यों बात करता हूं कि अगर आपके पास बाइक भी है, गाड़ी आपके नाम पे है, कोई हाउस रेंट आउट किया हुआ उसका एग्रीमेंट साथ लगा दें, कोई आपके पास मकान है उसकी रजिस्ट्री आप मेंशन कर दें, कोई आपके पास शॉप है शॉप का आप मेंशन कर दें, कोई भी आपके पास एसेट है ना, मैं यही बार बार कहता हूं कि आप अपने कंप्लीट एसेट शो करें, वो सारे प्रोवाइड करें ताकि उनको पता लगे कि ये एक बंदा स्ट्रॉन्ग वेल्थ का मालिक है, एक अच्छा खाते पीते घराने से है, लिहाजा ये बंदा हमारे कंट्री में जाके वहां पे रहेगा नहीं, वहां पे छुप नहीं जाएगा, वहां पे जाके वो इलीगल नहीं हो जाएगा कि मतलब इसका वीजा एक्सपायर हो जाता है तो ये बंदा वापिस ही ना जाए। उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि ये बंदा अपने फैमिली ग्राउंड से मजबूत है, बिजनेस है या इसकी जॉब अच्छी है, लिहाजा ये वापस आ जाएगा। देखिए जॉब में मैं एक चीज यहाँ पे बताता चलूं, अगर आपकी 35, 40, 50 हजार, 60 हजार सैलरी है तो फिर आप वीजा अप्लाई मत करें जब तक कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग और पीछे बैकग्राउंड वेल्थ ना हो जो आप प्रोवाइड कर सके फ्रांसिस एम्बेसी को। उसकी वजह यह है कि 50-60 हजार में उनको पता है कि आप टूर नहीं कर सकते। अगर आपकी सैलरी 90,000, 1 लाख या 1 लाख प्लस है तो फिर आप जो है ना जॉब वहां पे मेंशन करें और जॉब की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो वहां पे प्रोवाइड करें फ्रांसिस एम्बेसी में। अदरवाइज अगर आपकी सैलरी कम है तो फिर वीजा आप मत अप्लाई करें यार, आपके वो 80 यूरो भी जाया हो जाएंगे। जो 80 यूरो वीजा अप्लाई करने के लिए होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूं, शायद वो शुरू में बात रह गई थी और इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो मेरी पूरी देखा करें, चैनल को भी सब्सक्राइब रखें ताकि जो चीजें जो आप पूरी वीडियो देखने के बाद जिन चीजों का आपको पता चलता है वो वीडियो छोड़ छोड़ के देखने का पता नहीं चलता। जो आपने AEG से अपॉइंटमेंट लेनी है ना, अपॉइंटमेंट फी भी आपकी 2500 लगेगी। ये शुरू में मैं बताना भूल गया था क्योंकि जब कोई भी चीज डिटेल में बताते हैं तो काफी पॉइंट जो मिस हो जाते हैं वो जैसे ही वीडियो के दौरान याद आते हैं तो वो मैं फिर बता देता हूं। इसलिए मेरी वीडियो काइंडली रिक्वेस्ट है पूरी मेरी वीडियो देखा करें, फिर आपको अच्छे तरीके से हर चीज की समझ आया करेगी और आप इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि आप दूसरे लोगों को भी फिर गाइड करना शुरू कर देंगे। आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं और मुझे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर्स मैं चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, काफी दोस्तों को भी ज्यादा फायदा होता जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया काइंडली वो अपने दोस्त रिश्तेदार जिनके पास भी मोबाइल है मेरा चैनल सब्सक्राइब काइंडली करवा दें और जिन्होंने किया हुआ वो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो मेरी आगे दूसरों तक शेयर कर दिया करें। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल भी है मेरा, एलीट साकिब फेसबुक पेज भी है मेरा। स्पेलिंग मैं यहां पे फिर मेंशन कर देता हूं, ELITE एलीट स्पेस डाल के SAQIB साकिब, एलीट साकिब है। आप यूट्यूब पे लिखें या फेसबुक पेज पे जाके लिखेंगे और सर्च करेंगे तो फौरी तौर पे सामने आ जाएगा मेरा चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल इस टाइम टॉप पे जा रहा है। जैसे ही आप मेरा चैनल सर्च करेंगे सबसे टॉप पे मेरा चैनल और मेरी वीडियोस आ जाएंगी। एक और चीज आपको बताता चलूं, जो फ्रांस में जा रहे हैं या अभी फ्रांस के अंदर मौजूद है उनको ये लेटेस्ट न्यूज में देने लगा हूं कि एफएल टावर जो है ना वहां पे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस हो रही है। उसके वैसे तो 3 फ्लोर हैं लेकिन जो टॉप फ्लोर है ना टॉप पे आप नहीं जा सकते, वहां पे मेंटेनेंस हो रही है। 3 जनवरी से मेंटेनेंस उसकी शुरू हुई है और ये 3 फरवरी तक मेंटेनेंस उसकी जारी रहेगी। तो अगर आप एफएल टावर का विजिट कर रहे हैं और टॉप पे जाना चाह रहे हैं तो फिर अभी आपको जाने का फायदा नहीं होगा। हाँ अलबत्ता आप 1st और 2nd फ्लोर तक जा सकते हैं, उसके लिए भी आपको टिकट लेना पड़ेगी। tourfl.paris वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवाना पड़ेगी। उसमें भी जो टिकट है 4 साल से कम बच्चे की टिकट बिल्कुल फ्री है, जो अडल्ट है उसकी टिकट 17 यूरो की होगी, जो यूथ है उसकी टिकट होगी 8 यूरो की, जो उससे छोटा है उसकी टिकट होगी 4 यूरो की। इस तरह कैटेगरीज बनाई हुई हैं। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे जो मैंने बताई है तो वेबसाइट पे एज वाइज भी वो बता देंगे इस एज की कैटेगरी की इतनी टिकट है और आपको सारा वो मेंशन कर देंगे। लिहाजा आप ये चीज को थोड़ा सा मद्देनजर रखिएगा। 906 फुट इसकी ऊंचाई है और ये अगर मीटर में हम कन्वर्ट करें तो 276 मीटर बनता है। एफएल टावर की मैं बात कर रहा हूं।
दूसरा, बहुत ज़्यादा ऐसा देखने में आया है कि जो लोग इटली या जर्मनी में या शेंगन वीज़ा लगवा के ऑस्ट्रिया या किसी भी कंट्री के रास्ते से आते हैं वो फ्रांस को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर किसी भी कंट्री में जॉब आपको नहीं मिलती ना तो फ्रांस के अंदर आ जाते हैं। रंग रोगन का काम यहाँ बहुत ज़्यादा है। जो फ्रांस में मेरी वीडियो देख रहे हैं या यूरोप के अंदर मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि फ्रांस में रंग रोगन का काम होता है। लेकिन वो मुझे आइडिया है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं पाकिस्तानियों को ही कितना तंग करते हैं, और इंडियंस जो होते हैं उनके पास जो इंडियंस काम करने जाते हैं उनको इंडियंस बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, पैसे भी नहीं देते, काम करवा लेते हैं, बहुत कम उनको वेजेस देते हैं। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि अगर आप बेरोजगार हैं यूरोप के अंदर तो आप चले जाएं चुप करके फ्रांस के अंदर और वहां पे आप जाके रंग रोगन का काम करके एटलीस्ट अपना एक्सपेंस निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो डिलीवरी बॉय का काम है उस पर भी बहुत ज़्यादा पैसा है। डिलीवरी बॉय का काम भी आप यूरोप में जाके कर सकते हैं। ये सबसे इंस्टेंट काम होते हैं जो जाते ही वहां पे अगर आप अपना जरिया आमदन बनाना चाहते हैं तो आप फौरी तौर पर जाकर ये इंस्टेंट काम वहां पे जाके कर सकते हैं। बाकी अगर आप फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं या आपको जॉब वहाँ पे मिल जाती है तो आप उस वीज़े को कन्वर्ट करवा सकते हैं। वर्क वीज़े के अंदर भी आप वर्क परमिट वहाँ से हासिल कर सकते हैं। जॉब हासिल करने के लिए मैं आपको तरीका बताता चलूँ कि आपने फ्रांस रिक्रूटमेंट कंपनी सर्च कर लेनी है और फ्रांस के अंदर जितनी भी हायरिंग की कंपनीज है वो सारी अपने एड्रेस और कॉन्टैक्ट्स में सामने आ जाएंगी। वहां से जाके आप कोशिश करें कि फ्रांस के अंदर ही आप इन कंपनीज को डोर टू डोर विजिट करें। वहां पे जाके अपना बायोडाटा, अपनी सीवी सबमिट करवाएं। इनके पास ऑलरेडी जॉब्स मौजूद अवेलेबल होती हैं, वो आपको थोड़े से पैसों के इवज जॉब दे देंगे और आप सेटल हो सकते हैं वहां पे। अदरवाइज वो आपको पूछ लेंगे कि आप कितने अरसे के लिए फ्रांस में मौजूद हैं। उतने अरसे के दौरान वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर ले लेते हैं और उतने अरसे के दौरान कोशिश करके वो आपको जॉब ढूंढ देते हैं और आपको वर्क परमिट हासिल करने में आपकी फुली सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे पाकिस्तानी, इंडियन या एशियंस जो भी जाते हैं फ्रांस के अंदर या यूरोप के किसी भी कंट्री में जाते हैं, इनकी एक आदत होती है कि ये वहां पे जाके अपने ही कंट्री का बंदा ढूंढते हैं, मतलब कि जिसकी कंपनी वगैरह हो, और खुश होते हैं कि इस बंदे की अपनी कंपनी है वहां पे। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, मेरा मकसद सही मालूमात आप तक पहुंचाना है। और जो ऑलरेडी यूरोप में मौजूद है वो मेरी बात को एग्री भी करेंगे, डिनाई नहीं कर सकते। हमारी कोशिश ये होती है कि यार अगर हम पाकिस्तान या इंडिया से हैं तो हम इंडियन या पाकिस्तानी जो वहाँ कंपनी का ऑनर है ना, इन कंपनी में जाके जॉब ढूंढे, क्योंकि ये हमें प्रेफर करेंगे, बड़े खुश होंगे कि वाह यार ये हमारे कंट्री का बंदा आया है। असल में वही लोग आपको जलीलो खार करते हैं, वही लोग आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल, द ऑनर ऑफ कंपनीज जो होते हैं ना, वो इसी तरह ही करते हैं। अगर आप इनकी बनिस्बत गोरों की कंपनी में चले जाएंगे तो यकीन माने आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी और आपको सैलरी भी ऑन स्पॉट मिलेगी और आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन कंपनी वाले के पास चले जाते हैं तो उसने पहले ही आपकी करेंसी का हिसाब लगाया होता है और आपकी करेंसी के मुताबिक वो आपको सैलरी देता है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। बहरहाल ये सारी लक की बात होती है, किस्मत की बात होती है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास, अगर आप थोड़े से पैसे भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप बेशक वहाँ पे जाके जॉब करें, लेकिन आप कोशिश करें साल 2 साल के अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके स्मॉल बिजनेस वहाँ पे सेटअप स्टार्ट करें और वहाँ पे बिजनेस अपना करें। बिजनेस में बरकत भी है माशाल्लाह, 80 to 90% बरकत भी है बिजनेस में। और बिजनेस के अंदर जब आप अर्निंग करते हैं तो खरीदो फरोख्त करने वाला जो बंदा है, किसी भी कंट्री का बाशिंदा, वो ये नहीं देखता कि ये पाकिस्तानी या इंडियन है, इसकी करेंसी तो बहुत कम है, लो है, तो मैं इसको इतने पैसे की चीज़ परचेज करूं, बल्कि वो बिजनेस तजारत कर रहा होता है। सिटीजन जो उसी कंट्री का सिटीजन होता है उसी के इक्वल तजारत कर रहा होता है, अर्निंग कर रहा होता है, तो इसमें बरकत होती है। लेकिन जो जॉब होती है, अच्छी जॉब भी काफ़ी लोगों को मिल जाती है, लेकिन मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वहां पे जाके आप एक्सप्लोर करें, देखें ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप वहां पे अपना कोई बिजनेस देख लें। आप बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करें, इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप बहुत जल्दी से, मेरे ख्याल से विद इन 1 or 2 ईयर्स आप करोड़ों और अरबोंपति बन जाएंगे। आखिर पे मैं कुछ फाइनल स्टेप आपको बता दूं कि जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब फ्रांस एम्बेसी में जाएंगे, वहां पे जाके आपको कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपने बिल्कुल जो सच बात है वो उन्हें बतानी है, झूठ नहीं बताना। और जो प्रोफाइल, जो डॉक्यूमेंट फाइल आपने तैयार की होगी इंटरव्यू के लिए, उसी के मुताबिक ही आपसे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। इसके अलावा आपने जो FRC या MRC प्रोवाइड करनी होती है, वहां पे आपसे
फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बायोडाटा आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो जाहिर है आपने MRC सर्टिफिकेट वहां पे सबमिट करवाना है, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपने FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वहां पे प्रोवाइड करना होता है। तो वो पूछ सकते हैं आप कितने बहन भाई हैं, आपकी शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें वो पूछ सकते हैं। एज आपकी पूछ सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, वापस आप कब तक आएंगे, और वो आपसे सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं कि ये बंदा वाकई ही टूर वीज़े पे जा रहा है। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, मुझसे काफ़ी दोस्तों ने एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है कि जी हम किसी और कंट्री में नहीं गए, हमारा कोरा पासपोर्ट है, किसी और कंट्री का वीज़ा नहीं लगा हुआ, तो क्या डायरेक्टली फ्रांस का या यूरोप का वीज़ा मिल जाता है, जबकि हमारी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपकी बैंक स्टेटमेंट करोड़ों में भी हो, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि एम्बेसडर कहता है कि अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में हैं, आपने अभी तक मलेशिया, श्रीलंका या दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, ये इतनी ज़्यादा टूरिज्म वाले कंट्रीज हैं, उसने कहना कि आपने ये इनमें से एक कंट्री भी नहीं अभी तक एक्सप्लोर किया, तो आप डायरेक्टली टूर के लिए जाना चाह रहे हैं फ्रांस में, आपको टूरिज्म का तो शौक ही नहीं है, फिर इस हिसाब से आप डायरेक्टली एक इतने बड़े कंट्री में इतनी दूर जाने की बात कर रहे हैं, जबकि आप छोटे छोटे कंट्री को एक्सप्लोर नहीं अभी तक आपने किया। तो इसलिए ये गुजारिश है कि कम से कम आप बेशक एक टिकट में 3-4 कंट्री का टूर कर लिया करें, थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री आप बना लें, उसके बाद आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करें, ताकि ट्रैवल हिस्ट्री वाले जितने भी डॉक्यूमेंट है वो भी साथ अटैच करके आप आसानी के साथ वीज़ा हासिल कर सके। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग है, मानता हूं, लेकिन जब तक आपने कोई 3-4 कंट्री का विजिट नहीं किया तो आपके लिए बहुत रेयर चांसेस ऐसा होता है, तकरीबन 1% ऐसा हो भी जाता है कि कोरे पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाता है, लेकिन 99% वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाना चाह रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी रिच हैं, तो फिर 2 तरीके और होते हैं। नंबर 1 तरीका तो होता है कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, दूसरा तरीका होता है डोनेशन दे तो वीज़ा मिल जाता है। इसी तरह जब आप नेशनलिटी हासिल करते हैं तो सिटीजनशिप बाय डोनेशन और सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के मुताबिक भी आपको वीज़ा मिल जाता है, वहां पे नेशनलिटी भी मिल जाती है। इसी तरह अगर आप फॉरेन कंट्री में शादी कर लेते हैं तो फिर आपको नेशनलिटी मिल जाती है। स्टूडेंट वीज़ा बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसके अलावा अगर आपका वहां पे कोई रिलेटिव है वो आपको स्पॉन्सर करता है, फिर आपको ईजिली वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा कोई बड़ा इवेंट किसी कंट्री में हो रहा है, वहां पे आप जाना चाह रहे हैं, जैसे क्रिकेट का, फुटबॉल का, कोई और उनका सालाना मेला हो रहा है, कोई फीफा हो रहा है, कोई मैराथन रेस हो रही, कोई इस टाइप का कोई भी बड़ा इवेंट होता है, तो उस इवेंट पे जाने के लिए आप वीज़ा अप्लाई जब करते हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाता है। देयर आर सो मैनी वेज टू गेट वीज़ा वेरी इजीली, बट आपको जो है ना राइट टाइम पे राइट स्टेप लेना होता है, थोड़ा सा समझना होता है, प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, अपनी मर्जी नहीं करनी होती, बल्कि इन्वेस्टर की या उस कानून की मर्जी के मुताबिक उस लॉ को फॉलो करते हुए काम करना होता है। तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी होती जा रही है, वीडियो को यहाँ पे ही खत्म करते हैं। अगली वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मैं मालूमात देने वाला हूँ, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और एलीट साकिब फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।